इस तस्वीर में दिख रहा इंसान आपको एक सिंपल साउथ अफ्रीकन सोल्जर दिख रहा होगा, जिसका हंसता हुआ चेहरा देखकर आप कभी भी इसके दरिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकोगे। अगर आप हिटलर और स्टालिन जैसे लोगों को बेरहम लीडर्स के तौर पर देखते रहे हो तो बेशक आप ईदी अमीन को अब तक नहीं जानते होंगे। इसके क्रूर कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मीट खाना। जी हाँ, ये जिन लोगों को मारता था तो कभी कभी उनके मीट को कच्चा खा जाता था या फिर लाशों से घंटों बातें करता हुआ उन्हीं के साथ सो जाता था। 70s के टाइम में युगांडा में मौत का दूसरा नाम था ईदी अमीन। इसने हथियार रखने के लिए युगांडा में बिल्डिंग बनवाई, लेकिन यहाँ हथियार नहीं रखे गए, यहाँ रखे गए ईदी अमीन के बंधक, जिन्हें वो बुरी तरीके से मारता, पीटता, उनके खून बहाता और अंत में उन्हें काट देता या बिजली से इलेक्ट्रीफाई करवा के मार देता। इसके पागलपन का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसने अपनी चौथी पत्नी से तलाक लेने के 1 साल बाद उसे प्रेगनेंसी की हालत में इसी कारागार में बुलाकर काट कर मार डाला। इसने अपने 8 साल के डिक्टेटरशिप में 5 लाख से ज्यादा लोगों को बेरहमी से मार डाला। युगांडा से सिर्फ शक के आधार पर लोंगो और अचोली कम्युनिटी के लोगों को जान से मरवा देता है। इस समुदाय से लगभग 5000 सोल्जर्स और 10,000 से ज्यादा आम नागरिक होते हैं, जिन्हें गद्दार मानकर अमीन मौत के घाट उतार देता है। ईदी अमीन युगांडा में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को बढ़ावा दे रहा था। किसी भी दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी को मानने वाले लोग या तो मार दिए जाते थे या उन्हें जेल में डालकर टॉर्चर किया जाता था। अमीन के दरिंदगी का शिकार धीरे धीरे सभी होने लगे, जैसे रिलीजियस लीडर्स, एथनिक ग्रुप के मेंबर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स और वो सब लोग जो पढ़े लिखे समुदाय से बिलोंग करते थे। इन लोगों को मरवाकर ये नाइल रिवर में फेंक देता था, जिससे कि एक बार नाइल नदी पर बना विक्टोरिया डैम लाशों से जाम हो गया था। इसके घर में इसने अंडरग्राउंड तहखाने बनवाए थे, जिसमें ये जिन लोगों पर भी शक करता था उन्हें पकड़ पकड़ कर लाता था और उन्हें तरह तरह से टॉर्चर करके मार देता था। कई बार तो ये लोगों के हाथ पैर काट देता था, उनके होठ काट देता था और उन्हें तड़पा तड़पा के गैस चेम्बर में डालकर मार देता। औरतों के जेनिटल्स और ब्रेस्ट वगैरह जैसे अंगों को काट कर उनसे घंटों बातें करता और अंत में उन्हें भी मार देता। लोगों को मारने के लिए इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, गैस चेम्बर्स, इलेक्ट्रिफाइड वाटर टैंक्स जैसी भयानक चीजें बना रखी थी। ये सब सुनकर अगर आपको नाज़ी कैंप्स याद आ रहे हो तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अमीन को ये प्रेरणा कहां से मिली थी। ये एडोल्फ हिटलर को आइडियलाइज करता था और इसका मानना था कि हिटलर ने जोइश के साथ ठीक किया और वैसा ही बर्ताव उसे अपने देश के लोगों के साथ करना चाहिए। इसके दिमागी पागलपन का हद तो तब पार हुआ जब 1972 की एक सुबह इसने उठकर घोषणा कर दी कि एशियंस अब युगांडा को खाली कर दे। लोगों को पकड़ के उसने हाथ पैर काट दिए और उन्हें जिंदा मगरमच्छ के आगे फेंक दिया। इसकी ऐसी बर्बरता देखकर अब युगांडा के सिटीजन्स भी डरने लगे। इनके प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज और फर्म्स को अमीन ने अपने अनट्रेन्ड आर्मी के हाथों सौंप दिया, जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था बेहद कमजोर हो गई। एक टाइम पर एशियंस और यूरोपियंस द्वारा 90% इकोनॉमिक सपोर्ट युगांडा को मिल रहा था, जिसे अपने फैसले से अमीन ने बर्बाद कर दिया। 1977 में अमीन के अत्याचारों से परेशान होकर युगांडा लिबरेशन मूवमेंट के लोग, जो कि युगांडा आर्मी के सोल्जर्स थे, उन्होंने ऑपरेशन मफूदा मिंगी शुरू किया, जिसका एकमात्र एम था ईदी अमीन की सरकार को खत्म करना। लगातार देश के अंदर बढ़ते हुए तनाव के माहौल का जिम्मेदार कई लोग अमीन को मान रहे थे। वहीं युगांडा के कई जाने माने चेहरे जैसे बिशप लुवम, मिनिस्टर्स ओरिएमा और ओबोत उफुम्बी को जब अमीन द्वारा मरवाया गया तो हालात और बदतर हो गए। आर्मी से पकड़ छूटने की वजह से अमीन अदरीसी को मानते थे और 1978 में अदरीसी का कार एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें इलाज के लिए कायरो जाना पड़ा। इनके युगांडा से बाहर निकलते ही अमीन ने इन्हें वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के डेजिग्नेशन से निष्कासित कर दिया, जिसके बाद लोगों में यह बात फैल गई कि अदरीसी के एक्सीडेंट के पीछे अमीन का ही हाथ था। देश के अंदर ही अमीन के फॉलोअर्स की संख्या काफी कम हो चुकी थी और जब अदरीसी से उनकी पावर्स छीन ली गई तो उनके कई आर्मी फॉलोअर्स ने अमीन के खिलाफ बगावत कर दी, जिससे युगांडा के फोर्सेस में ही वॉर शुरू हो गई, जहां अमीन के सोल्जर्स अदरीसी के फॉलोअर्स पर भारी पड़ने लगे। तब अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अमीन इन रेबेलियंस को तंजानिया के बॉर्डर्स पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद अमीन ने तंजानिया पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार अमीन की ये तानाशाही उस पर भारी पड़ गई। तंजानियन आर्मी ने युगांडा की आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कंपाला को कैप्चर कर लिया।
जब देश पर मुसीबत आई और तंजानिया का कब्जा युगांडा पर हो गया, तब ऐसी स्थिति में अमीन देश को अपने हाल पर छोड़कर भाग निकला। युगांडा से भागकर ये लीबिया पहुंचा, जहां किसी तरह ये 1 साल तक छुपा रहा। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया चला गया। सऊदी अरेबिया की रॉयल फैमिली ने इसे संरक्षण दिया, लेकिन सऊदी की सरकार ने उन्हें किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्शन से दूर रहने को कहा, ताकि अरेबियन गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का सवाल ना उठाया जाए। जिसके बाद अमीन ने यहाँ करीबन 10 साल गुजारे। 1989 को इन्होंने बिना किसी को जानकारी दिए अरब छोड़कर अपने बेटे के पास सेंट्रल अफ्रीका जायर चले आए, जहाँ उन्होंने युगांडा को वापस जीतने के लिए एक रेबेलियन फोर्स का गठन करने लगे। बट इन्हें जल्द ही जायर की सरकार ने अपने हिरासत में ले लिया और इन्हें सऊदी वापस भेजने लगे, क्योंकि इन्होंने सऊदी के नियम कानून का उल्लंघन किया था। इसीलिए सऊदी अरेबिया अब इन्हें रखना नहीं चाहता था। बट जब सारे कंट्रीज ने इन्हें अपने पास रखने से डिनाई कर दिया, तो सऊदी अरेबिया ने इन्हें वापस से अपने देश बुलाया, जहां इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस शर्त पर गुजारी कि अब ये कभी भी किसी भी तरह के पॉलिटिकल एक्शंस में नजर नहीं आएंगे। सऊदी अरेबिया में रहते हुए ही अमीन की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से 2003 में मौत हो गई, और इस तरह से धरती से एक ऐसे राक्षस का अंत हुआ जिसके लिए इंसानी मांस खाना एक आम बात थी।